नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। रुख करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया है। परेड का निरीक्षण करने के साथ ही परेड की सलामी भी ली उन्होंने और उसके बाद पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख भी किया। महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अभी शहरों और कस्बों से अलग अपने 7 लाख गांव के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। साथ ही सीएम ने कहा कि जनता को राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जारी रखने की बात भी उन्होंने कही। सीएम ने कहा कि मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र से जोड़ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। चिटफंड पर कार्रवाई करते हुए उनकी 622 प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की गई है। चिटफंड पर कार्रवाई से 18 करोड़ रुपए मिले जो अब तक लौटाए गए हैं। हमने आदिवासियों के हित में पेशा कानून लागू कर दिया है। उनके जल, जंगल, जमीन को लेकर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें होगा। विकास के बंद रास्ते खोलने हमने उपाय और प्रयास किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने की बात भी कही। इसके साथ ही जन्माष्टमी से कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सेल का गठन करने की भी बात कही है। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मो सियान, दाई दीदी, संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है, जो 4 वर्ष पूर्व मात्र 57 लाख मीट्रिक टन थी। धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी अब बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9,623 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कतई खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित पेशा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है। हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए हमने इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी 170 नगरीय निकायों में 226 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाएगा। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सेल का गठन किया है। सिंगल विंडो पैनल सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव और विधायक चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण किया। बलौदा बाजार के चक्रपाणी स्कूल ग्राउंड में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने ध्वजारोहण किया, तो मुंगेली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने भी ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इधर रायगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने मिनी स्टेडियम रायगढ़ में ध्वजारोहण किया। राजनांदगांव के नगर निगम स्कूल मैदान में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण किया, तो कोरबा के CSEB ग्राउंड में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। और जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने ध्वजारोहण किया। परेड की सलामी भी ली। दुर्ग के पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली उन्होंने। और सूरजपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने ध्वजारोहण किया, जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। सरगुजा पुलिस लाइन मैदान में मंत्री TS सिंहदेव ने भी ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने तिरंगा झंडा फहराया। लगातार बारिश के बीच कार्यक्रम आयोजित हुआ। कवर्धा के PG कॉलेज मैदान में मंत्री मोहम्मद अकबर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। और दंतेवाड़ा के हाईस्कूल मैदान में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के संदेश का उन्होंने वाचन भी किया। और न्यायध्यानी के पुलिस परेड ग्राउंड में संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी भी ली, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। तो सुकमा जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम सहित अंदरूनी इलाकों में भी तिरंगा लहराया गया। मंत्री कवासी लखमा ने ध्वजारोहण किया। शहीद परिजनों का सम्मान भी किया गया। और कोंडागांव के विकास नगर स्टेडियम में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। भारी बारिश में भी लोगों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। और जसपुर के पत्थलगांव में पुलिस सड़क पर तिरंगा यात्रा निकाली। झमाझम बारिश के बीच तिरंगा लेकर पत्थलगांव पुलिस निकली और सड़क पर देशभक्ति गीतों पर पुलिस अधिकारी जवान जमकर झूमते गाते नजर आए। इस मौके पर SDOP मयंक तिवारी, PI मल्लिका बनर्जी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़क पर देशभक्ति गाने पर झूमते दिखे। और कांकेर से बड़ी खबर इस वक्त की। मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कांकेर में दीवार ढहने से एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत हो गई। घर से सोते समय घर में ये हादसा पेश आया है। 3 बेटियों सहित माता पिता की मौत हो गई। उली बेड़ा के इरपा नार PV 110 की घटना है। ये एक साथ 5 मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। पखांजूर इलाके में लगातार बारिश हो रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल कांकेर में एक मकान की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते ये दीवार धराशायी हो गई और घर में कुल 5 लोग सो रहे थे, एक ही परिवार के, जिनमें 3 बेटियां भी शामिल हैं। और कोंडागांव से बड़ी खबर है। झोपड़ी गिरने से मासूम सहित महिला की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी गिरने से यह हादसा पेश आया है। वहीं घटना में 4 लोग घायल हुए हैं और सभी घायल फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांधना गांव की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है कोंडागांव से, जहां झोपड़ी गिरने से मासूम सहित महिला की मौत हो गई और खेत में बनी झोपड़ी गिरने के चलते यह हादसा पेश आया है। 4 लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में और सभी घायल फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रांधना गांव की यह घटना है। फरसगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम रांधना में खेत में जो लाड़ी होती है उसमें वो गिरने से उसमें दबकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 अन्य लोग घायल हुए थे।
जिसमें से 4 हमने को फरसगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत। और मुंबई से बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है। धमकी की पुलिस में शिकायत भी की गई है। वहीं अस्पताल में कॉल कर बताया जा रहा है कि धमकी दी गई है। रिलायंस के अस्पताल में कॉल की गई थी और इसी कॉल पर धमकी दी गई। और कुल बताया जा रहा है कि धमकी भरी 8 कॉल्स आई हैं हॉस्पिटल में और कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल मुंबई से ये बड़ी खबर है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली है और इस धमकी की शिकायत भी पुलिस में की गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कॉल करके धमकी दी गई और रिलायंस के अस्पताल में कुल धमकी भरी 8 कॉल्स आई हैं। कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को उनके अस्पताल में, रिलायंस अस्पताल में कॉल करके धमकी दी गई है। विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या और जानकारी और कॉल करने वाले की कोई और डिटेल अभी तक सामने आई? क्या कुछ इस कॉल्स में कहा गया धमकी के मद्देनजर? ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है मुंबई से, जहां मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन के माध्यम से धमकी दी गई है और ये फोन रिलायंस हॉस्पिटल में किया गया था। बताया जाता है कि कुल 8 कॉल्स आई थी धमकी भरी रिलायंस हॉस्पिटल में और इसी कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है और कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। हालांकि पुलिस में भी शिकायत की गई है इस धमकी की और ज़ाहिर है मुंबई पुलिस अपने स्तर पर जांच इस मामले में शुरू भी कर चुकी होगी और अस्पताल के फोन पर कॉल आया। रिलायंस हॉस्पिटल के फोन पर करीब 8 कॉल्स आई हैं और इन्हीं कॉल्स के जरिए धमकी दी गई है मुकेश अंबानी और उनके परिवार को। और इस धमकी की पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है। आपको बता दें कि कॉल करने वाले ने खुद को आतंकी बताया है। अभी हालांकि ये साफ नहीं हो पाया, जानकारी सामने नहीं आई कि ये कॉल्स आखिर आई कहां से, देश के अंदर से कॉल की गई या फिर देश के बाहर से कॉल की गई। लेकिन कुल 8 कॉल्स बताया जाता है कि रिलायंस के अस्पताल में की गई और इन्हीं कॉल्स पर धमकी दी गई है मुकेश अंबानी और उनके परिवार को। कॉल करने वाला खुद को आतंकी बता रहा था और पुलिस में शिकायत कर दी गई है इस धमकी के बाद और पुलिस ने जाहिर है कि जांच शुरू कर दी होगी कि आखिर ये कॉल कहां से आई है, क्यों धमकी दी गई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसे तमाम पहलू जरूर मुंबई पुलिस खंगालेगी। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुकेश अंबानी और उनके परिवार को फोन करके धमकी दी गई है। रिलायंस के हॉस्पिटल में ये फोन आए थे। बताया जा रहा है कुल 8 फोन कॉल्स आए थे जिनके माध्यम से धमकी दी गई है मुकेश अंबानी और उनके परिवार को। और हालांकि वो डिटेल भी अभी सामने नहीं आई है एग्जैक्ट कि उन 8 कॉल्स में क्या क्या कहा गया, लेकिन 8 कॉल्स रिलायंस हॉस्पिटल में पहुंची जहां मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई है। कॉल करने वाला खुद को आतंकी भी बता रहा था, ये जानकारी भी निकल कर आई है। ये बड़ी खबर है मुंबई से, जहां रिलायंस हॉस्पिटल में 8 कॉल्स की गई और उन 8 कॉल्स में मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई है। अब पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले में, चूंकि पुलिस में भी ये शिकायत पहुंच चुकी है। कौन इसके पीछे है, क्या वजह है, क्यों धमकी दी गई और जो कॉल थी वो कहां से की गई, देश के अंदर से वो कॉल थी या फिर देश के बाहर से कॉल की गई रिलायंस हॉस्पिटल में धमकी के लिए,
ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है और जो कॉल करने वाला है वो खुद को आतंकी भी बता रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से। आपको एक बार फिर बता दें, ये धमकी रिलायंस हॉस्पिटल में फोन कॉल करके दी गई है।